हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल मैंने आईडीबीआई जैम और एएम की स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो डाली थी। तो आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए टेलीग्राम के ऊपर और कमेंट्स भी किए कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस एग्ज़ाम को टारगेट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो देखो, अभी आज से 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप आज से अच्छे से प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हमें क्या प्रिपेयर करना है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। आईडीबीआई जैम के और एएम के एग्ज़ाम में जो 4 सेक्शन आते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होते हैं वो होता है क्वांट और एक होता है एलआरडीआई। तो बाकी जो 2 सेक्शन बचते हैं, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, उसमें आप इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हो कभी भी, क्योंकि इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जनरल अवेयरनेस में फिर भी हम कुछ कर सकते हैं कि अपने हाथ थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे और तुक्के कम मारेंगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में तो हमें कंफर्म ही नहीं होता ना कि हम जो टिक कर रहे हैं ऑप्शन, वो लास्ट मोमेंट तक जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें पता नहीं होता कि हमने जो आंसर टिक किए हैं वो क्या पता सही भी हैं, क्या उनमें से कुछ गलत भी हैं। तो उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना मुश्किल होता है अनलेस टू अनटिल आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो एलआरडीआई के बारे में बात करेंगे और क्वांट के बारे में बात करेंगे, कैसे आप उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, मेरे एलआरडीआई के सेक्शन में अकेले 53 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। तो मैंने वो मार्क्स कैसे लाए थे और एलआरडीआई का सेक्शन कैसा आता है, कितना ईजी होता है स्कोर करना और कैसे उसमें स्कोर करना होता है, वो सब हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कवर कर लें। देखो, एलआरडीआई का सेक्शन होता है जो, वो इस एग्ज़ाम का 60% एरिया कवर करता है। तो जो भी आपने मार्क्स फेच करने हैं वो मैक्सिमम ट्राई करना है कि एलआरडीआई सेक्शन से ले सकें। अगर आपने एलआरडीआई के सेक्शन में 45 से 50 के अंदर स्कोर कर लिया तो आपका एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कुछ हद तक, क्योंकि इसमें से आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिगिनर हो तो आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए ये सेक्शन सबसे ज़्यादा ईजी है अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना, कोई अर्थमेटिक के टॉपिक्स नहीं करने, आपको सिर्फ डीआई सीखनी है कैसे बनाते हैं और प्रैक्टिस करनी है। पजल्स सीखनी है कैसे बनाते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो कि 2 दिन में आप आराम से सीख जाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आप इस वाले सेक्शन में स्कोर कर पाओगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते स्कोर। तो अभी आपने कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जब स्टार्ट करोगे आप, तब स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मेरी एक प्री की पजल बनाने में भी 5 से 10 मिनट लग रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे टाइम के साथ साथ, वैसे वैसे आपका टाइम उसमें कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब आप 5 से 10 मिनट में 3-3, 4-4 पजल बनाने लग जाओगे। तो आपने, अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आपने डीआई और पजल सीखनी है 1-2 दिन लगा के यूट्यूब से। डीआई के लिए मैंने कल भी बताया था, आशीष अरोड़ा सर से आप सीख सकते हैं, और पजल्स के लिए आप अंकुश लांबा सर से सीख सकते हैं। मैंने उन दोनों से सीखा था। बाकी अगर आपको कोई और एजुकेटर से अच्छा लगता है पढ़ना तो आप उनसे भी सीख सकते हो, लेकिन मेरी अगर राय मानोगे तो मैंने इन दोनों से सीखा था जब मैं प्रिपरेशन करता था तब। एंड कैलकुलेशन स्पीड कैसे आपने तेज़ करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आपने ट्राई करना है कि आप पहले सीख लें, और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये आता ही होगा कैसे बनाते हैं। तो आपने सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर फोकस करना है और ट्राई करना है कि जो भी आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चन, उसमें जितना ज़्यादा आप दिमाग में करने की कोशिश करें ना, लेकिन दिमाग में करना है इसका मतलब ये नहीं गलत करके आ जाओ। कई बार एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है कि हम 12x2 को 40 नहीं पढ़ते हैं और हमारा आंसर आता नहीं है और हमें लगता है कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे से सर बना नहीं। तो अपना जो फिजिकल और मेंटल जो स्टेट है वो उसी टाइम वहाँ पे रखनी है जहाँ आप जो भी कर रहे हो वो। ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। अभी देखो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, शॉर्ट में रखूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जो बिगिनर हैं उनके लिए बता दूं कि डीआई में ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने शायद नहीं सुना होगा। ये टेबल चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, केस रेट, मिक्स डीआई, बार ग्राफ और फनल। जो फनल डीआई होती है वो तो चलो मेंस में आती है। आप इन जो टॉप की 7 है इनमें से ही आपके पेपर में कोई ना कोई दिखेगी।
तो आप एक बार इन सब के डायग्राम्स वगैरह क्या क्या होते हैं वो देख लो एक बार गूगल पे जाके। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा कैसे पढ़ना होता है। और कोई भी एक डीआई सीख लो, मान लेते हैं हमने टेबल सीख लिया, बाकी सब सेम ही आती हैं, कोई बड़ा वो नहीं है उसमें। पाई चार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है बिगिनर्स के लिए, तो आप पाई चार्ट भी सीख लेना। बाकी डेटा निकालना ईजी होता है, बहुत ईजीली आपका बन जाएगा। बस इस एग्ज़ाम में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी डीआई देखोगे उसमें क्वेश्चंस आपको छोटे नहीं मिलेंगे, उसमें क्वेश्चंस आपको 4-4 5-5 लाइन के मिलेंगे। जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है कि आजकल पीओ में डीआई का जो चेंज हुआ है पैटर्न वो कैसा आता है। आजकल डीआई तो इजी आती हैं लेकिन उनके क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं। वो 3-3 4-4 चीज़ें एक ही क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज और 2-3 लोगों को उसने कंपेयर करा होता है, 2-3 चीज़ों को, और वो वैसे क्वेश्चन लेंथी कर देता है एग्जामिनर। तो उस तरीके से वो उस टाइम दिमाग अगर हमारा वहाँ होगा एग्ज़ाम करते टाइम, तो हम उसको इजीली कर लेंगे अगर आपने उस तरीके से उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। वैसे क्वेश्चन मैंने जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज देखी हैं गाइडली के, मुझे लगते हैं थोड़े थोड़े रेलिवेंट से क्वेश्चन उस तरीके के। बाकी मॉक्स में भी हैं लेकिन उसमें थोड़ा हार्ड मॉक्स बनाते हैं गाइडली वाले। तो वहाँ से अगर आप करोगे प्रैक्टिस थोड़ी तो आपको लगेगा कि उनकी जो फ्री क्विज वगैरह है वो देख लेना डीआई के, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है। और इसके अलावा ये सब इन सब का देख लेना आप यूट्यूब पे जाके कि कैसे कैसे डायग्राम होते हैं, कैसे कैसे इनसे डेटा पढ़ना होता है। बस उसके बाद आपने प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करना। अभी हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। डेली आपने स्पीड मैथ करना है, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज के। उसके बाद 10 आपने डीआई करनी है अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप बिगिनर हो तभी आपने डीआई प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगिनर नहीं हो, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपने डीआई नहीं करनी, तब आपने सेक्शनल ही देने हैं सिर्फ, जो मैंने कल भी बोला था। उसके बाद जो बेसिक्स होते हैं, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, ये अप टू 30 आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं डेली पढ़ो, आपको याद हो जाएंगे आराम से। टेबल्स आप अप टू 20 तक कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर और क्यूब तो आपको 30 तक आने ही चाहिए। जिससे क्या होता है कि कई बार जैसे एग्जाम में ना, कई बार क्या होता है कि वो पूछता है कि 14 2 जा 14 7 जा, तो ये जो चीज़ें होती है ये हमारे माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि 14 7 जा 98 होते हैं। तो टेबल्स 20 तक 20 × 10 कम से कम आने चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म आपने प्रिपरेशन करनी है तो वो बात की आपको 20 × 20 आने चाहिए टेबल, तो वो बात की है। लेकिन अभी एटलीस्ट 20 × 10 तक आप करके जाओ। उसके बाद 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए। 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मान लेते हैं हमने 2 डिजिट लिए, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसको हमने एक ही लाइन में कैसे करना होता है, वो एक तरीका है। वो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, आशीष अरोड़ा सर या कोई भी एजुकेटर है, उन सब ने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उनसे सीख सकते हो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। वो भी अच्छा तरीका है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि लेंदी है ये, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका है। लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा कि ये जल्दी क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेली करनी है। और ये अगर आपकी अच्छी हैं तो आप क्वांटम में बहुत आगे निकल जाओगे, डीआई में भी बहुत आगे निकल जाओगे। उसके बाद डीआई में आपने इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अगर इतना कर लोगे तो एक भी डीआई आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इतना कर लोगे डेली तो। उसके बाद हम पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज फिर से थोड़ा बता देता हूँ मैं बिगिनर्स के लिए। तो पजल्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, लेकिन इस हमारे जो एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछी जाती हैं वो ये सारी हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। सर्कुलर, स्क्वायर, ईयर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, सर्टेन और प्रोफेशन बेस्ड। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिटिंग अरेंजमेंट में हमें बिठाना होता है उनको, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे स्क्वायर है। और जो पजल्स होती हैं उसमें हमें ऐसे दिए होते हैं, चाहे फ्लोर बेस्ड है, बॉक्स बेस्ड है या डेजिग्नेशन बेस्ड है, वैसे पूछी जाती हैं पजल्स। तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या होती है और सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा टफ होती है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों ही ईजी और टफ होती हैं, डिपेंड करता है लेवल के ऊपर जो एग्जामिनर ने पूछा होता है। एग्जाम में ज़्यादातर ईजी ही पजल्स आती हैं, लेकिन वहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करी हुई है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी हुई है तो आप कोई भी पजल छोड़ के नहीं आओगे, आप आराम से पजल्स बना लोगे वहाँ पे। तो ट्राई करना कि कोई सभी लेवल की, सभी टाइप्स की पजल्स आप करके जाओ। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद पजल्स के बाद हमने क्या, पजल्स की
प्रिपरेशन करनी कैसे है हमने, देखो पजल्स सीख लो पहले अगर आप बिगिनर हो तो, उसके बाद अपनी डेली प्रैक्टिस करनी है कम से कम 15 पजल्स, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स मिक्स होंगी। चाहे आप 10 पजल्स कर लो, 5 सिटिंग अरेंजमेंट कर लो, वैसे मिक्स करके अपने 15 पजल जब तक आपका एग्जाम है, उससे ऊपर कर पाते हो वेल एंड गुड। ये तो मिनिमम है, इतने तो आपने करनी है, 15 पजल्स तो आपको डेली करनी है। उसके बाद आपने पजल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनती हैं, पजल्स अगर आप डेली कर रहे हो सॉल्व और डेली आप अपनी गलतियां निकाल रहे हो, डेली आप ट्राई कर रहे हो कि मैं चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन मैं इस पजल को बना के ही मानूंगा, तो तो आप पजल्स में एज ले सकते हो रीजनिंग में। और जो पजल्स होती हैं ना, उसमें सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, अगर आपने एक पजल आराम से बैठ के बना ली, क्योंकि इसमें तो टाइम का प्रेशर भी नहीं होता इस एग्ज़ाम में। तो प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि जो बैंकिंग के प्रीलिम्स आते हैं ना, उसमें प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमें पजल्स 2-3 मिनट में बनानी होती है, इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है इस वाले सेक्शन में। तो हम अगर आराम से 3-4 मिनट लगा के एक पजल बना रहे हैं तो उसमें 5 नंबर देके जाती है हमें वो। तो आपने क्या करना है, जब जब भी आप पजल सीख रहे हैं तो आपने क्लू लिखने की कोशिश करनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं क्लू नहीं लिखने होते, आप सीधा देख के बना दो, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आप बिगिनर हो तो। स्टार्ट वैसे नहीं करना है, स्टार्ट करना है आपने क्लू लिख के, क्लू लिखो, उसको समझो कि कैसे पजल बन रही है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा, थोड़ा खुद को आपको पुश करना पड़ेगा, तब आप सीख पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही ये सोच रहे हो कि नहीं जो दूसरा है वो तो कोई मेरा दोस्त कुछ और ही बता रहा है, वो तो बोल रहा है कि नहीं क्लू लिखने ही नहीं होते, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको, लॉन्ग टर्म में वो हेल्प नहीं करेगा आपको क्लू लिखने हैं स्टार्टिंग में। हाँ, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपना अपना तरीका ही यूज़ करो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो क्लू लिखो, उनको समझो, उसके बाद पजल बनाओ, आराम से बनेगी, आराम से बनाओ। स्टार्टिंग में स्पीड के पीछे नहीं भागना है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं, मैं कर पा रहा हूँ ये क्वेश्चन कि नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद पजल्स आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी पजल मैं बना सकता हूँ, कौन सा नहीं बना सकता हूँ। कुछ पजल्स ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ईजी लगती हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वेयर, लीनियर या डेजिग्नेशन बेस्ड जो होती है या सर्टेन नंबर वाली होती है, ये मुझे अच्छी लगती हैं पजल। तो मैं जैसे मुझे पेपर में दिखती है तो मैं पहले उठा लेता हूँ इस पजल को और मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि पजल थोड़ी डाउटफुल है, नहीं बन रही है, तो उसको वहीं छोड़ दो, स्किप करके आगे निकल जाओ। लास्ट में टाइम बचेगा तब उसके ऊपर आना है। और अगर आपने मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आया कि मैंने पजल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और आपने पजल उठा ली, उसके बाद आपने क्या करना है, 1-2 बार उसको ट्राई करो, अगर नहीं बनती है तीसरी बार ट्राई नहीं करना है उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे निकल जाओ, उस पेज को खाली छोड़ दो, आगे निकल जाओ। उसके बाद मैंने बता ही दिया आपको अप्रोच कैसे करना है। पहले आपको समझना है कि पजल किस टाइप की है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, सीखोगे, बेसिक पजल्स करोगे पहले, तो आपको आइडिया लगेगा कि पजल बनाते कैसे हैं। उसके बाद थोड़ी आपको हार्ड लेवल की पजल सॉल्व करनी है, जैसे पीओ प्रीलिम्स की है वैसी सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको मिक्स पजल्स पे जाना है, जैसे जिसमें वेरिएबल होते हैं वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग में आपको बेसिक पजल से ही स्टार्ट करना है और इस तरीके से करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और पजल्स आप बना पाओगे सारी एग्जाम में। इसमें कोई पीओ मेंस लेवल की पजल्स तो आती नहीं है, बहुत इजी पजल्स आती हैं, तो ज़्यादा ट्राई नहीं करना है वो करने का कि मैं ज़्यादा, अगर प्रेशर ले लोगे तो पजल नहीं बना पाओगे फिर आप एग्ज़ाम में। और जब आप मॉक दे रहे हो तो ट्राई करो कि जिस तरीके से आप मॉक दे रहे हो उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में भी जाके उसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं करना है कि मॉक में तो आप कुछ और ही कर रहे हो, डीआईज कर रहे हो, पहले बाद में पजल कर रहे हो, एग्ज़ाम में जाके आपको पजल दिख गई और आपने पजल उठा ली और कर ली। लेकिन अगर अगर तो आपको लग रहा है कि मैं पजल बना लूँगा ये, तो आप तब तो आप वैसे ही बनाओ जैसे आप बना रहे हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये पजल मुझे फंसा सकती है, तो आप ऐसा करो, पहले डीआई कर लो, उसके बाद पजल जो सबसे इजी दिख रही है पहले उसको करो। जैसे सर्कुलर वगैरह होती हैं, बहुत इजी होती हैं। अगर इन सेम सेम साइड फेसिंग है तो ये कर सकते हो पहले। सर्कुलर स्क्वायर बेस्ड हो गई, ये कर सकते हो पहले। लीनियर कर सकते हो पहले। डेजिग्नेशन वाली सबसे इजी पजल मानी जाती है, वो कर सकते हो। ईयर बेस्ड पजल वगैरह होती हैं जो थोड़ी वो फंसाती हैं, डेजिग्नेशन सॉरी ईयर बेस्ड, और वो जो प्रोफेशन बेस्ड होती है, इसमें 3 कंपनीज के नाम दिए होते हैं और बोला होता है एटलीस्ट एक कंपनी में एटलीस्ट 3 होंगे और एटमोस्ट 4 होंगे, वो पजल्स फंसाती हैं। तो वैसी वाली पजल्स को आप ट्राई करो कि लास्ट में ही करो। मैक्सिमम मार्क्स के लिए आप पजल सेक्शन को इम्प्रूव करो। स्पीड एंड एक्यूरेसी के पीछे स्टार्टिंग में नहीं भागना है, उसके बाद भागना है जब आप एक बार पजल से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाओगे कि कौन सी पजल
कैसे बनाई जाती है। बस इतना ही, ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं रखूँगा क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों का टाइम इम्पॉर्टेंट है।